स्टूडेंट्स, आज हमारा इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने एनालिसिस ये देखा था और केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड केमिकल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये टर्म हमने स्टडी की थी। नाउ हमें स्टडी करना है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे डिटरमाइन करना है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ स्टेप्स, इसमें बहुत सारे स्टेप्स भी इन्वॉल्व है, तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द फार्मूला which indicates the actual number of atoms of constituent element in a molecule। जो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या इंडिकेट करता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स, वो भी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, वो हम उस फार्मूला से इंडिकेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है। वाटर का अगर हमने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया तो वाटर H2O ये उसका फॉर्मूला है वाटर का। तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में हाइड्रोजन ये एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एक्चुअल एटम्स है और ऑक्सीजन इस एलिमेंट के कितने एटम्स है, ये हमें किसे पता चला? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर से। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कंपाउंड का? इट्स अ फार्मूला विच इंडिकेट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के एक्चुअल कितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं वो हमें पता चलता है। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स के एटम होते हैं और उसका नंबर कितना, मतलब कौन से एलिमेंट का कितना, कौन से एलिमेंट के एटम का कितना नंबर है वो हमें एक्चुअली पता चलता है किससे? मॉलिक्यूलर फार्मूला से। जैसे वाटर में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन इस एलिमेंट के दो एटम है और ऑक्सीजन इस एलिमेंट का एक एटम है। तो ये हमें किससे पता चला? इस फार्मूला से पता चला। एंड दैट फार्मूला इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज द फार्मूला विच इंडिकेट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। एलिमेंट के कितने एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताया मैंने वाटर का, ओके। It can be obtained from experimentally determined values of percent elemental composition and molar mass of that compound। अगर हमें molecular formula find out करना है उसका किसी भी कंपाउंड का, तो वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जो वैल्यू होती है परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन की और मोलर मास की, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करने के लिए हमें क्या पता होना ज़रूरी है? परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन एंड मोलर मास। और वो दोनों चीज़ें जो है, मतलब परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन एंड मोलर मास, ये दोनों टर्म हमें एक्सपेरिमेंट से मिलती है, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है? मतलब कंपाउंड में कौन से एलिमेंट का कितना परसेंटेज है। सपोज अगर आपका दिया गया कंपाउंड 100% है, ठीक है, जैसे मैंने वाटर दिया है और वाटर 100% है, उसमें से हाइड्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो ऐसा परसेंट कंपोजिशन हमें मिलता है हर एक एलिमेंट का, उसको बोलते हैं परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन, ठीक है। मतलब दिए गए कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का कितना परसेंट प्रेजेंट है वो हमें पता करना होता है और वो हम एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं, उसको बोलते हैं परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन। मतलब परसेंट के टर्म में एलिमेंट का कंपोजिशन ढूंढना, और साथ में मोलर मास भी हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें अगर मिली तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एक ऐसा फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल और विच इंडिकेट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स है वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चलता है। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किसके हेल्प से मिलवाते हैं? इट इज ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू ऑफ परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन एंड मोलर मास। मतलब एक्सपेरिमेंटली हम परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन की और मोलर मास की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, और ये दोनों वैल्यू मिलने के बाद कौन सी दो वैल्यू? परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन एंड मोलर मास, ये दोनों वैल्यू की मदद से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा?
परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको आगे का पॉइंट दिया हुआ है, आगे के पॉइंट्स देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो देखो, परसेंट कंपोजिशन दैट इज़ नथिंग बट द परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन, क्योंकि परसेंट कंपोजिशन देखना तो मतलब हमें एलिमेंट का कंपोजिशन देखना पड़ेगा, वो भी परसेंट के टर्म में कि कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट में उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज, या फिर कंपाउंड में प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज अ परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन। और साथ में हम एक नई टर्म देखेंगे, इम्पेरिकल फार्मूला, ये भी हमें मदद करेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने से पहले हमें किसको निकालना पड़ेगा, एम्पेरिकल फार्मूला को निकालना पड़ेगा, और साथ में हमें परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन भी निकालना पड़ेगा। अब इसके पहले हमें दिया कि कंपाउंड एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कंपाउंड किससे बनता है, कंपाउंड जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। जब आप डिफरेंट एलिमेंट को केमिकली कंबाइन करते हो, केमिकली ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे कंपाउंड बनता है। व्हाट इज कंपाउंड, कंपाउंड आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सुटेबल मेथड, कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कंपाउंड किससे बनता है, कंपाउंड आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का केमिकल कॉम्बिनेशन करके, कि एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करके हमें कंपाउंड मिलता है। कंपाउंड उस तरीके से फॉर्म होता है। कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, डिफरेंट एलिमेंट को हम केमिकली एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है, ठीक है। Quantitative determination of the constituent elements by suitable method provides the percent elemental composition of a compound. Quantitative determination of the constituent element by suitable method provides the percent elemental composition. जब हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं किसका, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का। अब क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब क्या, कि कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कितने क्वांटिटी में, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। किसका, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का। कैसे करते हैं, बाय सुटेबल मेथड से करते हैं। मतलब हम दिए गए कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो है, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है, उस एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी है वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय सुटेबल मेथड से, प्रोवाइड द, और फिर उसके मदद से हमें क्या मिलता है, परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। मतलब जब हम पर्टिकुलर मेथड या फिर सुटेबल मेथड का यूज़ करके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं, तो उस क्वांटिटी डिटर्मिनेशन में हमें क्या प्रोवाइड होता है, परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। उस कंपाउंड का परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन हमें प्रोवाइड होता है, हमें मिलता है। मतलब हमारे दिए गए कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट में है, ये हमें वहाँ पे मिलता है जब हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं तब, ठीक है। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन जब हम कोई कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का करते हैं सुटेबल मेथड से, तो उससे हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, परसेंट एलिमेंटल कंपोजिशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब दिए गए कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितने परसेंटेज में है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन में मिलती है, ठीक है। इफ़ अगर ऐसा होता कि जब हम सभी एलिमेंट्स का परसेंट निकालते उस कंपाउंड का, तो सभी जितने एलिमेंट्स हैं सबको हम ऐड कर देंगे, तो उसका जो टोटल है वो 100% आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दोनों को मिला के कितना आना चाहिए, 100%। लेकिन अगर परसेंट 100 नहीं आता है, तो परसेंट टोटल जो है पूरे कंपाउंड की, जो आपको कंपाउंड दिया गया है उसकी परसेंट टोटल अगर 100% नहीं आती, मतलब सभी एलिमेंट का हम परसेंटेज ऐड करेंगे, तो हम जैसे अगर मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर का कंसिडर किया, ठीक है। वाटर में दो होते हैं, एक हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन। सपोज हाइड्रोजन का x और ऑक्सीजन का y परसेंट है, दोनों को ऐड करके ये 100% हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये 100% नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस हमें मिल रहा है, मतलब जो कम मिल रहा है 100% में, मतलब जितना परसेंट हमें कम मिल रहा है 100% बनाने के लिए, वो परसेंट कितना होता है, ऑक्सीजन। सपोज अगर मैंने कहा कि x+y मिला के ओनली 60% हो रहा है, सपोज, मतलब 100% थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो इफ द परसेंट टोटल इज़ नॉट 100%, सपोज हमने कहा कि x+y मिला के 100% हो रहा है, सॉरी 100%, x+y 60% हो रहा है, इसका मतलब क्या कि वो 100% नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ परसेंट वहाँ पे कम है,
कुछ परसेंट का वहाँ पे डिफरेंस है, और जितने परसेंट का वहाँ पे डिफरेंस होता है वो परसेंट होता है ऑक्सीजन का। मतलब जब कभी हम कोई कंपाउंड का, हाँ, कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन निकाल के उनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद अगर वो 100% नहीं होता है, इसका मतलब बचा हुआ परसेंट किसका होता है, ऑक्सीजन का। ओके, एंड फ्रॉम द परसेंट कंपोजिशन द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड। और जो हमें परसेंट कंपोजिशन हर एक एलिमेंट का मिलता है, उस परसेंट कंपोजिशन से हमें क्या मिलता है, रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के एटम है उसका हमें रेशियो मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है, रेशियो। किसका रेशियो मिलता है, एटम का। मतलब ये जो परसेंट कंपोजिशन हमें मिलता है हर एक एलिमेंट का, उस परसेंट कंपोजिशन से हम एटम का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मतलब जो जो एलिमेंट के एटम्स है उनका हम रेशियो उनसे मिलवाते हैं। और ये जो रेशियो मिलता है, इट्स अ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स। और ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है एटम का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। ये जो हमें उस मॉलिक्यूल के अंदर के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के एटम का जो सिंपलेस्ट रेशियो मिलता है, उस सिंपलेस्ट रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में है, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1, तो इसका रेशियो कितना होगा, 2:1। तो दैट इज़ द एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आया। सो मॉलिक्यूल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, उस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के जितने एटम्स है उसका जो रेशियो होता है, वो उस सिंपलेस्ट रेशियो को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम ऑफ कंस्टिट्यूएंट, एटम किसके होते हैं, एलिमेंट के। और ये एलिमेंट से क्या बना है, मॉलिक्यूल बना हुआ है। एलिमेंट के एटम से वो मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। तो उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। देन मॉलिकुलर फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना, हमारा एम क्या था स्टार्टिंग में, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला, ये हमारा हेडिंग था। तो अब हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम द एम्पिरिकल फॉर्मूला इफ द मोलर मास इज नोन। मतलब हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला भी पता करना है और मोलर मास भी पता करना है। इन दोनों की मदद से हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला मिलता है। मतलब हम मॉलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, मॉलिकुलर फॉर्मूला कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एम्पिरिकल फॉर्मूला इफ द मोलर मास इज नोन। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और मोलर मास भी पता होना चाहिए। अगर ये हमें दोनों पता है तो हम मॉलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और मोलर मास जो होता है किसी भी सब्सटेंस का अंडर एग्जामिनेशन इज डिटरमाइंड बाय सम कन्वीनियंट मेथड। कोई भी एक कन्वीनियंट मेथड से हम मोलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब हमें मॉलिकुलर, हमारा एम जो था वो था डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए हमें पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, साथ में मोलर मास भी पता करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद हमें क्या मिलेगी, मॉलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब हमने इतनी सारी स्टेप्स देखी है, तो आपको उसमें से सबसे पहले आपका पॉइंट क्या दिया था। सो देखो, हमने क्या देखा था, जब हमने स्टार्टिंग से देखा तो उसमें क्या देखा था हमने कि कंपाउंड, हमने देखा था कंपाउंड्स आर केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। उसके बाद हम क्या करते, उनका परसेंट कंपोजिशन निकालते। किसका, परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट निकालते। ठीक है, हमने पहले क्या देखा था, कंपाउंड क्या है। कंपाउंड क्या है, इट्स अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को जब हम केमिकली कंबाइन करते हैं तब वहाँ पे कंपाउंड बनता है। फिर वो जो एलिमेंट है उनका हम परसेंट कंपोजिशन निकालते कि एग्जैक्टली कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट में वहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद हम उस परसेंट कंपोजिशन से क्या करते हैं, रेशो फाइंड आउट करते हैं, रेशो ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट। जैसे हमें परसेंट कंपोजिशन मिल जाता है तो उस परसेंट कंपोजिशन से हम क्या करते हैं, एटम का रेशो फाइंड आउट करते हैं। और ये जो रेशो हमें मिलता है वो क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। और अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया तो विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला हम क्या फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला प्लस मॉलिकुलर फॉर्मूला भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलर मास, ये दो टर्म का यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमारा एम था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें देखना है। हमने पहले कंपाउंड देखा, इट्स अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, फिर हमने एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन निकाला, मतलब कितना परसेंट में एलिमेंट उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट का परसेंट कितना है वो हमें निकालना है। फिर हमें अगर एक बार परसेंट कंपोजिशन मिल गया तो हम रेशो निकालेंगे, और रेशो मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मिलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला प्लस मोलर मास, ये दोनों चीज़ें पता चली तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल और विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स गिवन इन दैट हम इजीली मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिया है 2.9, अ कंपाउंड कंटेन 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% ऑफ कार्बन एंड 71.65% ऑफ फ्लोरीन बाय मास। मतलब हमें इनका परसेंट बाय मास दिया, मतलब आप उसको परसेंट में ले सकते हो, मास में भी ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब परसेंट बाय मास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको दिया है सब, मतलब आपको जो कंपाउंड दिया है उस कंपाउंड में ये सब एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनका कितना कितना परसेंट है वो दिया है। इवन आपको उस कंपाउंड का मोलर मास भी गिवन है, इट इज़ 98.96 ग्राम। एंड व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, हमें उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। एंड आपको क्या गिवन है, एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन रिस्पेक्टिवली। एक्चुअली आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट करना है, ओके। वी हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट करना है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी फाइंड आउट करना है, और आपको उसके मासेस भी गिवन है। कार्बन हाइड्रोजन का मास 1.008, कार्बन का मास 12.00, क्लोरीन का मास 35.453 यूनिफाइड मास यूनिट दिया है, ठीक है। अब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचना है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप वाइज जाना है, ठीक है। तो हमें जो जो टर्म्स दी वो हम लिख लेते, और लिखने के बाद आपको स्टेप वाइज समझा के बता देती हूँ कि एक्जैक्टली हम मॉलिक्यूलर फार्मूला तक कैसे पहुँचेंगे, ओके। जो दिया है वो आपको बता देती हूँ। देखो हमें ये प्रॉब्लम दिया है, विद द हेल्प ऑफ दैट हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो आपको डेटा जो मैंने आपको प्रॉब्लम पढ़ के बताया उसमें दिया है, आपको परसेंट ऑफ हाइड्रोजन दिया है इस 4.07%, पर कार्बन का परसेंट 24.27%, क्लोरीन का परसेंटेज है 71.65%। उस कंपाउंड में आपको कंपाउंड फाइंड आउट करना, कंपाउंड कौन सा हमें पता नहीं, सिर्फ परसेंट पता है कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है, इसके अलावा भी रह सकता है, वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और सबका परसेंट दिया हुआ है, मोलर मास दिया है उस कंपाउंड का 98.96, और एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.00, कार्बन एंड फ्लोरीन सबका गिवन है, ओके। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी परसेंट हमें दिए सबका एडिशन जो है वो चेक करना है कि वो 100% आता है या नहीं, ठीक है। क्या करना है, हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, सम कितना आना चाहिए, 100% सबका सम आना चाहिए, ये पहले चेक करना है। तो हम सबका एडिशन करेंगे, तो सबका एडिशन करें तो 4.07 प्लस ये हाइड्रोजन का हो गया, कार्बन का 24.27, ठीक है, प्लस 71.65, इन सबको मिला के होता है 99.99, मतलब इट्स नियर अबाउट 100, ठीक है। मतलब ये किसके नियर है, 100। इसका मतलब अगर ये कम होता, तो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अगर इनका सम 100% नहीं है, कम है, तो बचा हुआ परसेंट किसका होता है, ऑक्सीजन का। पर यहाँ पे तो ये नियर अबाउट 100 है, बस थोड़ा सा एक पॉइंट कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, ये कन्फर्म हो गया। देयर इज़ नो नीड टू कंसिडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हियर, बिकॉज टोटल इज़ 100%, नियर अबाउट प्लस 1 पॉइंट का डिफरेंस है, तो नियर वो 100 है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का कंटेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया, तो हमारी ये होगी फर्स्ट स्टेप। 100% नहीं आता तो हमें बचा हुआ परसेंट ऑक्सीजन का लेना ही पड़ता, बट यहाँ पे पूरा 100% हो गया, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन यही 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, इसके अलावा वहाँ पे कोई भी चौथा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। यानी उसके बाद है स्टेप सेकेंड। तो स्टेप सेकेंड जो है उसमें क्या कि हमें क्या करना है, सभी मास परसेंट को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम, सबको हमें ग्राम कंसिडर करना है, बट हमें ये सब ग्राम में कंसिडर करने के लिए हमें अपने कंपाउंड को 100 ग्राम कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हमारा कंपाउंड 100 ग्राम है तो उस 100 ग्राम में 100 ग्राम कंपाउंड में, ठीक है, 4.07 ग्राम रहेगा हाइड्रोजन, 24.27 ग्राम रहेगा कार्बन एंड 71.65 ग्राम रहेगा क्लोरीन। तो ये हमें कंसिडर करना है। मतलब सिंपल हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में परसेंट को हम ग्राम में लिखेंगे, मतलब कंपाउंड को 100 ग्राम कंसिडर करेंगे तो बाकी सब भी ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब परसेंट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। होगी हमारी सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड
थर्ड स्टेप में देखो, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें सभी ग्राम को कन्वर्ट करना है, सभी एलिमेंट को कन्वर्ट करना है मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सभी एलिमेंट का हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारी स्टेप नंबर थर्ड है। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हर एक एलिमेंट का फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले लेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आपके पास फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, दैट इज मास अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है। और मोलर मास एलिमेंट के केस में जितना एलिमेंट का मोलर मास उतना ही उसका एटॉमिक मास होता है, तो हमें ऑलरेडी एटॉमिक मास तो गिवन है, तो एटॉमिक मास और मोलर मास तो एलिमेंट का सेम ही होता है, इसलिए हम अब यहाँ पे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का मास कितना है यहाँ पे 4.07, ये हो गया हाइड्रोजन का मास, डिवाइड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास जो है दैट इज नथिंग बट द एटॉमिक मास 1.008, क्योंकि जितना एटॉमिक मास होता है उतना है उसका मोलर मास होता है एलिमेंट के केस में। तो एलिमेंट का एटॉमिक मास और मोलर मास बोथ आर द सेम, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे मोलर मास 1.008, और जब इसको सॉल्व करते हैं उसका आंसर आता है 4.04, आपको सॉल्व करके दिया। देन वैसे ही आपको मोल्स ऑफ कार्बन दिया है, तो मोल्स ऑफ कार्बन जो है उसमें कार्बन का मास है 24.27, कार्बन का मोलर मास आपको दिया, आपके बुक साथ में रखो तो टैली हो जाएगा 12.00, ठीक है। और इसका जब हम निकालते हैं तो हमें मिलता है 2.0225। वैसे हम निकालेंगे मोल्स ऑफ क्लोरीन, एंड हियर द मास ऑफ क्लोरीन इज 71.65 दैट गिवन इन द बुक, वी हैव टू टैली इट। एंड उसका जो मोलर मास है वो भी आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 35.453, और जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं इट बिकम 2.021, मतलब हमें 4, 2 और 2 ये नंबर मिले, वो भी स्मॉल नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो छोटा नंबर, इन तीनों में से जो छोटा नंबर है वो छोटे नंबर से तीनों को हम डिवाइड कर देंगे, और ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, सिंपल रेशो मिलेगा, ठीक है। मतलब जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम उससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेशो। तो ये हमारी स्टेप नंबर 4 है, ठीक है। हम स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करना है, रेशो ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, रेशो ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। और उसमें से जो तीनों जो रेशो मिले हैं, इन तीनों रेशो में से ये रेशो समझ में आ गया, मोल्स ऑफ कार्बन ये हमें मास दी1 है, मोलर एटॉमिक मास भी दिया है हमें, वो डिवाइड किया तो ये आंसर आता है। मास ऑफ क्लोरीन में हमें मास दिया है 71.65%, तो उसको हमने ग्राम में लिया, फिर हमें ये एटॉमिक मास दी1 है क्लोरीन का तो उससे डिवाइड कर दिया तो 2.02, ओके। और इन जो तीनों नंबर में से जो नंबर छोटा है उस नंबर से हम तीनों को डिवाइड करेंगे तो हमें एक रेशो मिलेगा, ठीक है। मतलब हमें 4, इसमें से छोटा नंबर तो ये है, इस नंबर से हम इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, मतलब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड किया तो हमें 2 आंसर मिलता है। ये किसका है, हाइड्रोजन का है। फिर सेकेंड, इसको 2 से डिवाइड किया 2 से, तो ये इसका आंसर आता है 1, ठीक है। तो ये है कार्बन का। फिर इसको ही 2 से डिवाइड किया, इसको इसी से डिवाइड करते तो इसका आंसर क्या आता है 1, ठीक है। मतलब ये छोटे नंबर से इन सबको डिवाइड करेंगे, या फिर 2 से इन सबको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड किया तो 2, इसको डिवाइड किया तो 1, और खुद से खुद को डिवाइड किया, 2 से 2 को डिवाइड किया तो इसका आंसर 1। मतलब हमारा रेशो क्या आता है 2:1:1, ठीक है। तो ये हो गया हमारी स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 क्या है कि हमें स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, ये जो एटम्स है वो हमें लिखना है, और एटम के बाजू में ये नंबर्स लिखना है, और उससे हमें क्या मिलेगा, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा। तो ये हमारी रहेगी स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना है, एटम्स लिखने, जैसे कार्बन लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे और क्लोरीन लिखेंगे, और उनके बाजू में जो रेशो में नंबर मिला वो लिखेंगे। तो कार्बन का जो नंबर है वो है, कार्बन का नंबर 1 है, हाइड्रोजन का नंबर 2 है, और Cl 1 है। तो ये हो गया इम्पेरिकल फॉर्मूला, CH2Cl, इट्स अ इम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या है, इम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, इम्पेरिकल फॉर्मूला। रेशो ऑफ एटम इज नथिंग बट द इम्पेरिकल फॉर्मूला हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। उसके बाद अब इसके बाद है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 जो है उसमें हमें क्या करना है,
मॉलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। और मॉलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करना होता है। ठीक है, अब एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करना है, साथ में हमें क्या लगता है, मोलर मास भी लगता है, तब जाके हमें मॉलिकुलर फार्मूला मिलता है। इसके लिए भी 3 स्टेप्स है। पहले क्या करेंगे हम, इसमें फर्स्ट स्टेप है कि हमें एम्पिरिकल, शॉर्ट में लिखती हूँ, एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता है, तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना है। और उसके लिए हमें क्या करना है, अब हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2Cl, ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसमें जितने भी एटम्स है सबका मास हमें ऐड करना है। कार्बन का जो मास है वो 12 है, हाइड्रोजन के 2 एटम है इसलिए 2 इंटू हाइड्रोजन का मास है 1, क्लोरीन का मास है 35.5। ओके, 35 आपको गिवन, एक्चुअली वो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको जो दिया है ना 12.01 प्लस 1.008 प्लस 3 इंटू प्लस 35.453, ये सब लिखना है। ओके, और सबको जब ऐड करते तो उसका आंसर आता है 49.48 ग्राम, इतना आता है। तो ये हमें मिल गया एम्पिरिकल फार्मूला मास मिल गया। ये हमारी ए स्टेप होगी इसकी। फिर एम्पिरिकल फार्मूला मास किसकी मदद से निकाला, एम्पिरिकल फार्मूला से निकाला, एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाला। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने के बाद हमें क्या करना है, मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास करना है। हमें जो मोलर मास पता है, अभी तक हमने मोलर मास को यूज़ नहीं किया, दिया है मतलब हमें को यूज़ करना ही है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मोलर मास जो दिया हुआ है 98.96 जो हमें गिवन है, हमने डेटा में लिखा है, तो उस मोलर मास को एम्पिरिकल मास से क्या करना है, डिवाइड करना है। मोलर मास हमारा जो गिवन है, डाटा में गिवन है, तो इट इज़ 98.96 ग्राम। ठीक है, आप बुक साथ में रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एम्पिरिकल मास हमने अभी निकाला, इट इज़ 49.48 ग्राम। इनको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें इन दोनों का जो रेशो है उसको हमने R से नोट किया, उन दोनों का रेशो कितना मिलता है, हमें 2 मिलता है। फिर जैसे हमें ये मिल गया R, तो हम क्या करेंगे, इस 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला बाय R। ठीक है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, एम्पिरिकल फार्मूला को, किससे, बाय रेशो से, मतलब R से। तो R की वैल्यू कितनी है, 2, जो हमें अब इक्वेशन में मिली है। अब हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2Cl है, और इस फार्मूले को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, R से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला बाय R। सो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला बाय R से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो R इंटू CH2Cl किया तो इससे हमें क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर निकालना है तो एम्पिरिकल फार्मूला से हम क्या करेंगे, R से मल्टीप्लाई कर देंगे। R मतलब हमारा कितना है, 2 आया है, तो 2 इंटू CH2Cl, ये पूरा फार्मूला हमें R से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा हमें, कार्बन 2, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन एंड Cl2। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो हमें ये सब यहाँ पे करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एक बुक के थ्रू जाओगे और वीडियो को फिर से एक बार देखते हो तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी। थैंक यू।